जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी। श्रम निरीक्षक परीक्षा में जो एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, श्रम निरीक्षक मजदूरी संबंधी अधिनियम या श्रम संबंधी अधिनियम, जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। हम उस पर एक फ्री क्लास चला रहे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पुराने हमने कुछ वीडियो डाले हैं। उसमें कुछ अधिनियम है और राज्य सरकार की संचालित योजनाएं हैं। ठीक है। तो ये करीबन हम 15 तारीख के आते तक, ठीक है, 15 तारीख के आते तक श्रम निरीक्षक का जो सिलेबस होगा, है ना, इस पोर्शन से जहाँ से 15 नंबर पूछे जाएंगे, वहां से हम 15 तारीख तक सारा क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे एनी हाउ। ठीक है। तो श्रम निरीक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो बाकी और जो सब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी आने वाले समय में जो, जैसे आपको पता है कि श्रम निरीक्षक पेपर में लगभग 35 नंबर का भारत का जीएस पूछा जाएगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अन्य विषय शामिल होंगे। उसमें हम उसको आप पढ़ाएंगे तो नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में, है ना, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, एमपी और नॉर्थ, कभी कभी आपका झारखंड भी आएगा और राजस्थान आएगा, है ना। यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो इतिहास के हों, विज्ञान के हों, भूगोल के हों, अर्थशास्त्र के हों, किसी के हों, हम लगभग प्रत्येक टॉपिक से 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। वो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा और डिस्क्रिप्टिव रहेगा, है ना। वो लाइव नहीं रहेगा। सारे जो होंगे वीडियोस वो रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करेंगे, ये ऐसा लगभग आप क्या करेंगे, छत्तीस तो फिर भारत के जीएस से लगभग 4 से 5 हजार का प्रश्न आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, है ना, उस 35 नंबर के लिए। और वही क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न राज्यों में पिछले 10 साल से पूछे गए हैं या फिर पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो बनी रही हमारी इस वीडियो के साथ। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमने पिछले बार धारा नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था, श्रम निरीक्षक परीक्षा मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में। आज हम करेंगे धारा नंबर 15। तो धारा नंबर 15 क्या कहता है, देखिए। धारा नंबर 15, मजदूरी में की गई कटौती या मजदूरी के भुगतान में हुए विलंब के कारण दावे या दोषपूर्ण या तंग करने वाले दावों के लिए सख्ती। क्या कहा गया है, जब भी कोई मजदूरी किसी कंपनी में काम करता है, एक असंगठित क्षेत्र में काम करता है, तो कभी कभी क्या होता है, उसको भुगतान नहीं हो पाता या फिर विलंब हो जाता है। और कई बार जो मजदूर हैं, मिल मालिकों को या फिर जो मालिक को तंग करने के लिए जबरदस्ती एक आवेदन लगा देते हैं एक अधिकारी के समक्ष। तो उसी के लिए सस्ती बताया, सस्ती मतलब होता है दंड, है ना। तो ये दंड किसके ऊपर लागू हो रहा है, पहला तो ये श्रमिक के ऊपर लागू हो रहा है यदि वो झूठी आवेदन करता है, ठीक है। दूसरा मालिक के ऊपर आएगा यदि श्रमिकों द्वारा लगाया गया, ठीक है, श्रमिकों द्वारा लगाया गया दोष सिद्ध होने पर, ठीक है। तो हम धारा 15 में क्या देखेंगे, मजदूरी में से की गई कटौती या फिर कई बार क्या होता है, जबरदस्ती काट दिया जाता है या वेतन भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक है, या वेतन भुगतान में विलंब हो जाता है। तब की स्थिति में कोई मजदूर जो है ना, कोई मजदूर जो है वो एक प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, है ना, विहित प्राधिकारी के संबंध में या फिर विहित प्राधिकारी के सम्मुख अपना आवेदन, अपना दुखड़ा रो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक समुचित सरकार, तो पता है आपको समुचित सरकार क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, किसी श्रम आयुक्त को नियुक्त करेगी। क्या करेगी, नियुक्त करेगी। कौन, समुचित सरकार किसी श्रम आयुक्त को नियुक्त करेगी। क्यों, वो मजदूर और मिल मालिक के बीच के जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं होंगी, है ना, जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, उसको निराकरण के लिए एक श्रम आयुक्त की नियुक्ति करेगा। कौन, समुचित सरकार। उस समय ध्यान से सुनिएगा, समुचित सरकार लिखा गया है, ठीक है। केंद्र सरकार के किसी ऐसे अधिकारी जो प्रादेशिक श्रम आयुक्त हो या कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, उसको नियुक्त किया जा सकता है। क्या कहा गया है, केंद्र सरकार के अधीन कोई अधिकारी जो प्रादेशिक श्रम आयुक्त हैं और कम से कम 2 वर्ष का उनको अनुभव है, उन्हें नियुक्त किया जा सकता है श्रम आयुक्त के रूप में। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को जो सहायक श्रम आयुक्त से निम्न पंक्ति का न हो,
और जिसके पास कम से कम 2 साल का अनुभव हो, ठीक है, वो नियुक्त होगा। देखिए ये जो भाषा होती है ना नियम की, वो थोड़ा एकदम शुद्ध हिंदी रहता है, ठीक है, तो बहुत लोग को ये पकड़ में नहीं पाता। चलिए हम देखते हैं। तो राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, ठीक है, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो फिलहाल श्रम आयुक्त के पंक्ति का ना हो, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना, जो श्रम आयुक्त के पंक्ति का सेम हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, और जिनके पास 2 वर्ष का अनुभव हो, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, आयुक्त बना सकते हैं। दूसरा, किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण, अधिकरण का मतलब आपको समझते हैं समिति को बोला जाता है, ठीक है, अधिकरण समिति को कहा जाता है। तो किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि श्रम आयुक्त कौन कौन नियुक्त हो सकता है या कौन नियुक्त करेगा, तो सबसे पहले समुचित सरकार है। कौन नियुक्त हो सकता है, तो केंद्र सरकार के किसी ऐसे अधिकारी जो श्रम आयुक्त का काम कर रहा हो, 2 साल की उनको क्या हो, अनुभव हो, उसको भी नियुक्त किया जा सकता है, या किसी श्रम आयुक्त को भी नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो श्रम आयुक्त के नीचे का पद का ना हो और कम से कम 2 साल का अनुभव हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण, अधिकरण मतलब समिति के पीठासीन अधिकारी को श्रम आयुक्त बनाया जा सकता है। सिविल न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अनुभव रखने वाले किसी अन्य अधिकारी को भी प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और जिनका भी नाम नियुक्त होगा उसको राजपत्र में अधिसूचित करना होगा, या फिर वो राजपत्र में अधिसूचना दिया जाना चाहिए। आगे है, कटौती या मजदूरी में हुई देरी के विरुद्ध आवेदन कौन कर सकता है। जब भी कोई मजदूर है किसी कंपनी में काम करता है, यदि उसको समय में पैसा नहीं मिलता या जबरदस्ती किसी फंड के नाम से या फिर मनमानी तौर पर यदि पैसा उनका काट दिया जाता है, तो वो किनके पास अपना दुखड़ा रोने जाएंगे, कहाँ अपना आवेदन लगाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ आवेदन लगाएंगे या फिर कैसे आवेदन लगाएंगे, मजदूरी में से की गई कटौती के लिए, है ना, या मजदूरी में देरी होगी देने में, तब वो आवेदन करेगा, या तो खुद कर सकता है, ठीक है, एक मजदूर है, जैसे एक मजदूर है ये, है ना, तो या तो ये खुद जा सकता है या इसके ओर से कोई वकील जा सकता है, ठीक है। कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ यूनियन, यदि ये यूनियन में है तो कोई यूनियन का सदस्य भी जाके जो पंजीकृत हो वो जाके अपना अपील कर सकता है। दूसरा, श्रम निरीक्षक, आप यदि आने वाले समय में श्रम निरीक्षक बन जाएंगे, कहीं पे आप फील्ड में गए, है ना, जांच किए कि इस मजदूर को इसका समय में पैसा नहीं मिल रहा है या जबरदस्ती कटौती की जा रही है। देखिए श्रम इंस्पेक्टर का काम है इंस्पेक्शन करना, न्याय देना उनका काम नहीं है श्रम इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो श्रम इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो खुद ही, है ना, वो स्वयं आवेदन लगा सकता है इसके बिहाफ में, है ना, एक मजदूर के बिहाफ में उसकी ओर से एक निरीक्षक भी आवेदन लगा सकता है। आखिरी है कि अधिकारी से अनुमति लेने के बाद कोई अन्य व्यक्ति, यदि जो भी अधिकारी है, जो भी सुनने वाला है ना, जो भी उसके प्रकरण को सुनने वाला है, उसकी अनुमति से कोई भी व्यक्ति आवेदन लगा सकता है। अब देखिए, परंतु आवेदन यथास्थिति उस तारीख से जिस दिन से मजदूरी की कटौती हुई है ना, 12 महीने मतलब 1 साल के भीतर लगाना चाहिए। मान लेते हैं 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को उनका पैसा कटा गया है, तो ये कब तक लगा सकता है, तो 1 साल से, इस डेट के 1 साल के भीतर वो कभी भी अपना दावा कर सकता है, या फिर कभी भी अपने कटे हुए पैसे की मांग के लिए आवेदन कर सकता है 1 साल के भीतर, ठीक है। लेकिन यदि 1 साल से बाहर हो तब कैसे करेगा, इनकेस यदि 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, उस कालावधि के भीतर, है ना, उस कालावधि के भीतर उस अधिकारी के पास जाएगा, अपनी समस्या बताएगा कि मैं इस समस्या के कारण अपना आवेदन नहीं कर पाया। अधिकारी यदि समझ गया तो सही बात है ना, यदि अधिकारी समझ गया तो वो आवेदन लगा सकता है, वो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है जो न्याय देखने वाला है, ठीक है। ऐसा मिनिमम लिखित में कहा गया है कि 1 साल के भीतर, लेकिन यदि वो उचित कारण बता देता है अधिकारी को कि मैं किस वजह से नहीं आ पाया, तब वो अधिकारी अपने विवेक अनुसार उनका आवेदन निरस्त या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। अगला है, नियुक्त किया गया अधिकारी आवेदन करने वाले व्यक्ति और मालिक को, या जो मजदूरी देता है ना, जो उस मजदूरों का पैसा भुगतान करता है, उन्हें सुनवाई के लिए लिखित आदेश देगा ना। कहने का मतलब है यदि कोई ये जो है कर्मचारी है, ठीक है, सॉरी ये मजदूर है, ये क्या गया अपना आवेदन लेके ये अधिकारी के पास चला गया,
तो ये अधिकारी क्या करेगा, अब इनका सुध देखिए, एक पक्षी कभी भी नहीं होगा, है ना, एक पक्षी न्याय कभी भी नहीं होगा। यहाँ जज बैठेगा और यहाँ एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा और एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, मतलब एक होगा मजदूर और दूसरा होगा आपका मालिक। इन दोनों को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्यों भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, या फिर क्या मामला है। कभी कभी मालिक समय पैसा दे देता है, मजदूर जो मालिक को परेशान करने के लिए आवेदन कर देता है, एक खुन्नस टाइप का। इसलिए दोनों को बुला के बात करना आवश्यक होता है, सामने वाले किसी मजिस्ट्रेट को या फिर न्यायकर्ता को। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अधिनियम के अधीन दावे का जो निपटारण है ना, दावे के रजिस्ट्रीकरण तारीख से 3 माह के भीतर किया जाएगा। ठीक है, यदि ये जो बंदा है 1 जनवरी, ठीक है, 2023 को अपना आवेदन प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो इसके आवेदन के पंजीकृत होने, मतलब इसकी आवेदन के रजिस्ट्री होने के 3 माह के भीतर, ठीक है, 3 माह के भीतर जो मजिस्ट्रेट है, जो न्याय करने वाला है, वो अपना फैसला सुना देगा। ठीक है, अब फैसला सुनाने पर वो क्या क्या कर सकता है, यदि वो दोषी पाता है किन्हें, मालिक को, तो क्या कहेगा कि कटौती की गई रकम को मजदूर को वापस देने का आदेश दे सकता है। तो जो मालिक है उस मजदूर को पैसा वापस देगा यदि वो दोषी पाया जाता है। अगला है, मालिक को तुरंत भी मजदूरी देने का आदेश हो सकता है। हाँ? मालिक को तुरंत मजदूरी देने का आदेश कर सकता है। इसके अलावा अधिकारी मौजूद को मजदूर को मुआवजा भी दिला सकता है, यदि ये, लेकिन ये जो मुआवजा रहेगा वो 10 गुना अधिकतम रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं यदि उस व्यक्ति का 100 रुपया काट लिया गया था मालिक के द्वारा, हाँ? तो जैसी कोर्ट में जाएगा मामला, तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि आप ही की गलती है, मालिक है, मतलब मजदूर मालिक को नहीं, मजदूर के मालिक को, है ना, जो उसका ओनर है उसको बोलेगा कि आपकी गलती है, इस मजदूर को आप पूरा पूरा पैसा वापस करें, ये बोलेगा, है ना। ऐसा ऐसा आदेश होने पर मजदूर को भुगतान किया जाएगा। साथ में अगर अधिकारी ने कह दिया कि इनका आपको मुआवजा भी देना है, तो इस 100 का 10% देगा अधिकतम, तो 100 का 10 कितना हो जाएगा, 10 रुपया। इस केस में टोटल 110 रुपया मजदूर को भुगतान किया जाएगा मालिक के द्वारा। ठीक है, अधिकतम 10% ही दिया जाएगा, जितना काटा जाएगा उसका 10%, याद रखिएगा, जितना काटा जाएगा उसका 10% भुगतान करने को कह सकता है कौन, न्याय करने वाला। ये लेकिन यदि विलम्ब हो गया तब कैसे करेंगे, नियोजित व्यक्ति को संदेह होना चाहिए, संदेह रकम की संबंध स्वाभाविक गलती या संविवाद के कारण हुआ था। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो मैंने बताया ना कि कोई मजदूर है जबरदस्ती एक आवेदन लगा देता है, ठीक है, ताकि मालिक को परेशान किया जाए किसी आपात, है ना, तो तो क्या हो गया, यदि, है ना, यदि नियोजित व्यक्ति जबरदस्ती उस मालिक के ऊपर वो लगाता है, दोष लगाता है ना, आरोप लगाता है, तब की स्थिति में पैसा नहीं दिया जाएगा, है ना, उसको वापस नहीं दिया जाएगा। या किसी आपात घटित होने के कारण, असाधारण परिस्थितियों के विद्यमान होने पर, ये विद्यमान लिखा है ना। अब इस लाइन को अच्छे से समझिए, जैसे ये एक मिल मालिक है ना, ये एक मिल मालिक है और ये इनके बहुत सारे मजदूर हैं, इनको क्या महीना महीना पेमेंट करना रहता है। लेकिन उस समय मान लेते हैं कोरोना आ गया, हाँ, कोरोना आ गया, तो इनके पास भी अगर पैसे की शॉर्टेज हो गया, तब की स्थिति में तो ये समय में इनको भुगतान नहीं कर पाएगा, है। तो यही बात यदि एक कोर्ट में साबित कर दे कि मेरे पास ऐसी ऐसी स्थिति आ गई थी महाराज, मैं भुगतान नहीं कर पाया, लेकिन जैसी पैसा होगा मैं सभी को भुगतान कर दूंगा, तो जो मजिस्ट्रेट है, जो न्याय करने वाला बैठा है, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट है न्याय करने वाला बैठा है, वो क्या कहेगा कि इतने दिन बाद आप इनको पेमेंट कर दीजिए। उसमें इनको कोई सी प्रकार का मालिक को दंड नहीं दिया जाएगा उनकी स्थिति को देखते हुए। अगला है आवेदन या द्वेषपूर्ण तंग करने वाला। जैसे मैंने कहा ना, आवेदन, जैसे कोई मजदूर है द्वेषपूर्ण आवेदन लगा देता है, मालिक को परेशान करने के लिए आवेदन लगाएगा, तब उस मजदूर के ऊपर कितना लगा दिया जाएगा, जो आवेदन करेगा उनको 375 रुपये। ये मेरे ख्याल से पुराना कहना है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। मैं इस अधिनियम को नेट से निकाला हूँ तो मुझे यही वाला रेट मिला है फिलहाल। तो उस मजदूर को वापस जबरदस्ती, है ना, फालतू के आवेदन लगाने पर या फिर फालतू के आवेदन करने पर मालिक को परेशान करने के तौर पे मजदूर को 375 रुपये का सस्ती या दंड लगा दिया जाएगा, किनके द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा या फिर जो वहां पे श्रम आयुक्त होगा उसके द्वारा। अब देखते हैं धारा 16 क्या कहते हैं। तो समूह के दावों की बाबत एक ही आवेदन, देखिए ये क्या होता है, समूह के दावों के बाबत एक ही आवेदन, मतलब मान लेते हैं ये हमारा कर्मचारी का यूनियन है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है,
अब लोग तो दिख नहीं रहे लेकिन लोग जैसे मान लीजिए। अब इन सभी का एक ही समस्या है कि इनको भी पैसा नहीं मिला, ठीक है, इनको भी पैसा नहीं मिला, इनको भी पैसा नहीं मिला, इनको भी पैसा नहीं मिला, मतलब ये अधिक लोगों को पैसा नहीं मिला मालिक के द्वारा। तो ये क्या अपना अलग अलग आवेदन लगाएंगे, तो ये आवेदन जैसे ही अलग अलग पहुंचेगा किसी मजिस्ट्रेट के पास, तो इनको पता चल जाएगा कि ये मामला एक ही है ना, कोई अलग अलग मामला नहीं है, एक ही जगह काम करने वाले ये लोग हैं, ठीक है, एक ही जगह काम करने वाले लोग हैं, और मालिक ने पैसा इन दो सबको नहीं दिया है। तो इनका जो अलग अलग आवेदन या फिर अलग अलग चार्जशीट ना बना के, अलग अलग पंजीकरण ना करके सबको एक केस माना जाएगा, सबको इसमें एक केस मानकर मालिक को हाजिरी लगा दी जाएगी और इनका केस का निपटारा कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, कोई कुछ लोग जो है एक जगह काम कर रहे हैं और वो एक ही समस्या के शिकार है, तो अलग अलग फैसले अलग अलग क्यों नहीं कर सकता। मान लेते हैं ये है, तो इनका फैसला करना पड़ेगा 3 माह में, एक ही चीज का ना, एक ही चीज का, उसके बाद फिर इनके लिए फैसला करना पड़ेगा एक ही, तो एक ही काम के लिए अलग अलग फैसला देने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये न्यायाधीश को पता चल जाता है कि ये सब एक ही जगह का मामला है, तो इन सब को रफा दफा करके मात्र एक केस पंजीकृत करेगा मजदूरों के पक्ष में, और मालिक को बुलाकर जो भी नियम कानून है उसको फॉलो कराएगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। अब देखिए अपील क्या हो सकता है, जब भी कोई न्यायाधीश, जब भी कोई जो ट्रिब्यूनल का जो जज है, जो भी है जो न्याय करने वाला है, यदि उसने कोई दंड दे दिया, ठीक है, दंड दे दिया, और जो मुवक्किल है जिसको दंड मिला है, यदि वो उस दंड से खुश नहीं है या फिर उनको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। तो ये आवेदन खारिज होने के 30 दिन के भीतर ये जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। जैसे श्रम आयुक्त है, उनके द्वारा अगर दंड दे दिया गया या फिर उनके द्वारा कुछ भी नियम पालन नहीं हुआ है ना, या फिर कहा गया उनको जो भी दंड मिला होगा, चाहे वो पैसे वाला हो या जेल वाला हो, है ना, जो भी उनके हिसाब से जो न्याय किया जाएगा, यदि उसके न्याय से, है ना, उसके उसके न्याय से या फिर उसके फैसले से कोई व्यक्ति यदि सहमत नहीं है, तो वो जिला न्यायालय में के समक्ष अपील कर सकता है। निम्नलिखित परिस्थिति में निर्देशक, मालिक या अन्य व्यक्ति जो मजदूर के लिए जिम्मेदार है अपील कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या है मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है अपील कर सकते हैं। अगर मजदूरी और मुआवजे की रकम 300 रुपये से अधिक है, अगर न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत उन पर 1,000 रुपये से अधिक की आर्थिक जिम्मेदारी डाली गई हो, ठीक है, अगर किसी एक मजदूर द्वारा मांगी गई मजदूरी की राशि 20 रुपये से अधिक हो, या समूह की मांगी 50 रुपये से अधिक हो, तो वो आवेदनकर्ता अपील कर सकता है। अब चलते हैं धारा 18। धारा 18 क्या कहता है, धारा 15 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी की शस्तियां, ठीक है, तो धारा 15 क्या था हमारा, हमने अभी पढ़ा है धारा 15 क्या था, ये देखिए, ये है धारा 15 क्या है कि मजदूरी की कटौती करने के लिए कोई एक न्यायाधीश होगा, ये एक श्रम आयुक्त होगा जो न्याय करेगा, उसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो क्या कहा गया है इसमें, धारा 15 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश, श्रम आयुक्त की शक्तियां क्या क्या है, वो क्या क्या शक्ति है, यदि उनके पास कुछ मामला आता है तो वो क्या क्या चीज मांग सकता है और क्या क्या आदेश जारी कर सकता है। तो नियुक्त हर प्राधिकारी को साक्ष्य लेने, साक्ष्य मतलब सबूत लेने की अधिकार होगा, साक्षियों को हाजिर करने का अधिकार होगा, दस्तावेज पेश कराने का अधिकार होगा, या फिर वो सामने वाले को विवश कर सकता है कि आप अपना दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए, इस प्रकार से। और ये जो काम करेगा वो सिविल संहिता 1908 के धारा 5 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी। जिस प्रकार सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है, सेम वही शक्तियां जो न्यायकर्ता होगा, श्रम आयुक्त होगा या फिर और कोई अधिकारी होगा, उनको स्वयं ये पूरे सेम अधिकार उनको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था उनकी शक्तियां, और इन्होंने जो भी उनका फैसला दिया जाएगा उसे सिविल न्यायालय का फैसला समझा जाएगा, ठीक है। जो आयुक्त होगा, श्रम आयुक्त, वो जो भी नियम कानून बताएगा, जो भी अपना फैसला सुनाएगा, उसे क्या कहेगा जाएगा, उसे सिविल न्यायालय का फैसला समझा जाएगा। धारा 20 अधिनियम के अधीन के अपराधों के लिए शस्तियां, कुछ शस्तियां इनके पर ये देखिए, जो व्यक्ति मजदूरी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब जो मजदूरों का पैसा भुगतान करते हैं, यदि वो उल्लंघन करता है, पैसा भुगतान नहीं करता है, कौन, मालिक, या मालिक ने किसी को मैनेजर नियुक्त कर दिया है, यदि वो पैसा नहीं देता है, समय में भुगतान नहीं करता है, तब क्या करेंगे, उसको 1,500 रुपये से
है ना, 7,000 तक, मतलब 1500 से 7,000 तक का दंड वो भोग सकता है। जो धारा 4, 5, 6, 7, 8 ये के अधीन कुछ भी उल्लंघन करता है ना, तो ये धारा पीछे देख लीजिएगा क्या है, इसको 3,050 रुपये का दंड हो सकता है। इसी प्रकार जो कोई अधिनियम 3 के अधीन व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट या अभिहित करने की अपेक्षा करता है, ऐसा करने में वो सफल रहता है, तब उसको जुर्माना 3,000 हो सकता है। क्या कहा गया है, जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करने की अपेक्षा की गई है। नाम निर्दिष्ट मतलब धारा 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है, जो भी एक बड़ा कंपनी होगा, है ना, वो कौन होगा प्रबंधक, कौन मजदूरों का देख रेख करेगा, कौन भुगतान करेगा। यदि कंपनी इस इन सब में नाम निर्दिष्ट नहीं करती है, किसी व्यक्ति को सम्मुख नहीं लाती है, जिम्मेदार व्यक्ति को, तो कंपनी के ऊपर ये सब चीजें लगेंगी, तो उसको मिलेगा 3,000 रुपये का फटका, और ये दंडनीय भी हो सकता है। अगला है, यदि किसी कंपनी द्वारा रजिस्टर या फिर अभिलेख रखने में असफल हो गया, या रजिस्टर या अभिलेख मेंटेन नहीं करता है, ऐसी जानकारी विवरण देता है जो उसको पता है कि ये गलत है, ठीक है, या फिर गलत जानकारी देता है, ऐसी कोई जानकारी विवरण समझदार दिलवाएगा जो मिथ्या है, या उसको पता है, सामने वाले व्यक्ति को पता है कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो गलत है, ऐसा भी करने पर उनको क्या कितने का होगा दंड, 1,500, 150 से लेके 7,000 तक उनको दंड दिया जा सकता है। इसको, जो रजिस्टर मेंटेन नहीं करेगा, मिथ्या जानकारी दे देगा, जानबूझकर गलती करेगा, या जानबूझकर जानकारी नहीं नहीं देगा, या फिर गलत जानकारी देगा, उसके लिए। अगला है, निरीक्षक के इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन, जैसे कोई निरीक्षक गया कंपनी में चेक करने के लिए, वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए, यदि उनको रोका जा रहा है, उनके कार्य करने में बाधा डाली जा रही है, उनको निरीक्षण नहीं करने दिया जा रहा है, तब की स्थिति में भी उनको दंड हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, निरीक्षक को किसी भी रेल कारखाने, औद्योगिक या अन्य स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत प्रवेश, निरीक्षक, परीक्षा, पर्यवेक्षक या जांच करने का अधिकार होता है। यदि इस अधिकार का कोई उल्लंघन करता है, कोई मालिक उसको मना करता है, उसके काम में रोड़े अटकाता है, तब भी वो दंड का भागीदारी होगा। कितना दंड होगा कि हमने यहाँ लिख दिया है, 1,500 से मतलब 1,500 से 7,000 तक उनको दंड हो सकता है, जो एक निरीक्षक को उसके काम करने के लिए रोकेगा। इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को निरीक्षक की मांग करने पर अगर नहीं देता है, जैसे निरीक्षक चेक करने किया गया और बोला भाई बताओ कितने रजिस्टर है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, क्या क्या आपने अभी तक कार्यवाही की है, कितनों का पैसा काटा है, और उस कटे हुए पैसे को कहाँ अच्छे में उपयोग किया है, ये सब रजिस्टर उसको देखने का अधिकार होता है निरीक्षक को। यदि ये सब रजिस्टर संबंधित व्यक्ति या फिर मैनेजर या मालिक नहीं दिखाता है, तो भी, है ना, यदि वो निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, तब की स्थिति में भी उसे 1,500 से लेके 7,000 तक का जुर्माना लग सकता है। लास्ट है, यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित है, ठीक है, यदि किसी को दंड मिला गया है, फिर से वही उल्लंघन कर रहा है वो, है ना, उसी उपबंध के उल्लंघन को अंतर्विलित करने वाले किसी अपराध को पुनः दोषी होगा। कहने का मतलब, पहले वो जिस दोष में गया था, मतलब जैसे ये एक आदमी है, मालिक है ना, ये जेल गया था क्यों, या फिर इसको दंड मिला था क्योंकि इन्होंने मजदूरी भुगतान नहीं किया था समय में, तो ये दंड भुग के आया, फिर से वही गलती किया, फिर से वही मजदूरी भुगतान नहीं किया समय में, तब की स्थिति में इनको दंड मिलेगा, ठीक है। जो दंड जो है 3,750 हो सकता है, कितना, 3,750 हो सकता है, जो 20,000 तक भी जा सकता है, जो 20,000 तक भी जा सकता है। कौन, यदि एक व्यक्ति किसी एक काम के लिए दंड किया गया है, पुनः जेल से छूटने के बाद फिर वही धंधा कर रहा है, वो बार बार गलती कर रहा है, तब की स्थिति में। अगला है धारा 25, मजदूरों की मृत्यु होने पर उसकी मजदूरी का भुगतान किन्हें किया जाएगा। यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मजदूरी निम्नलिखित व्यक्तियों को दे दी जाएगी। पहला, मजदूर द्वारा नामित व्यक्ति। जब भी मजदूर का आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें उसका नॉमिनी का नाम होता है। यदि मुझे कुछ हो जाता है, तब इस नॉमिनी को संबंधित पैसे को सौंप देना चाहिए, या फिर वो जो नॉमिनी है कुछ कुछ अधिकार रखता है, इस प्रकार से नॉमिनी किया जाता है, ये उसे दिया जाएगा। जहां पर किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया है, तो यह रकम संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दी जाएगी, ठीक है। यदि कोई नॉमिनी नहीं है तो उस जितना भी राशि है उसे संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जाएगा, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का मजदूरी संविदा अधिनियम 1936 जो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एक अन्य अधिनियम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर सही वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आपको यहाँ सब कुछ फ्री में अपलोड करा दिया जा रहा है, केवल पीडीएफ आपको देने में थोड़ा दिक्कतें आ रही है। बाकी यदि जैसा जरूरत बनता है तो हम आपको टेलीग्राम में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।